Hello everyone. Today we will discuss part C of June 2011. June 2011. पार्ट बी मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा. अब हम पार्ट सी को सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन है. ठीक है. पार्ट सी की एक वीडियो और मैंने अपलोड कर रखी है. ये सेकंड पार्ट है पार्ट सी का. ठीक है. उसमें आपके अराउंड 15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं टिल 80 तक. टिल 80 क्वेश्चंस, सीरीज नंबर 80. एंड नाउ अब हम 81 से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. The oxidative addition and reductive elimination steps are favored by. आपको कुछ important points पता होने चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन के और रिडक्टिव एलिमिनेशन के. एक तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनमें जो रिएक्टेंट है वो कैसा लेना चाहिए. ठीक है. और उसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अब जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन वाले वो 16 इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए रिएक्टेंट, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए. और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका 16 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाता है. ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. और इसमें एक और चीज़ होती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो चेंज बाय 2, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑल्सो चेंज बाय 2. ठीक है. अब हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं. ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी. तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, सो इलेक्ट्रॉन रिच metals undergo oxidative addition, and the reductive elimination is easier for the electron deficient metal, so it undergo reductive elimination. The answer is D. Correct answer is option D. Next is 82 क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन आता है बीटा एलिमिनेशन से. इसमें हमें देखनी है बीटा एलिमिनेशन. अगर बीटा एलिमिनेशन क्या है, पॉसिबल है, तो इसका मतलब जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है वो आपका अनस्टेबल है. ठीक है. अगर बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है तो क्या कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल है. अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो जो आपका कंपाउंड है वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा. सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी थी. और ये क्वेश्चन आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है. तो आप इसमें देख सकते हो अलग आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD दे रखे हैं. सबसे पहले ऊपर ही दे रखा है. तो आप देख सकते हो कि सारे सब में मेटल क्या है, कॉमन है, टाइटेनियम. जो साइड लिगेंड्स है वो अलग अलग दे रखी हैं. ठीक है. तो आपका डी इसमें क्या हो जाए, सॉरी, इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर. सी आपका करेक्ट आंसर है. वो कैसे देख सकते हो, सी इज़ द करेक्ट आंसर. इसमें क्या है, इसने बोला है जिसमें बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो ये वाला जो दे रखा है आपका, इसमें ये आ जाए, ये एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करता है. क्या शो करता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन. एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल तो है लेकिन वो क्या है, आपका अनस्टेबल है. क्या है, आपकी अनस्टेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83. अमंग द metals दे रखे हैं मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल. द वंस दोज वुड रिएक्ट इन इट्स नेटिव फॉर्म डायरेक्टली विद CO गिविंग मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर. ठीक है. तो आपको इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी. इसने बोला है कि रिएक्ट करते हैं इट्स नेटिव फॉर्म, डायरेक्टली कंबाइन कर जाता है. नेटिव फॉर्म में सिर्फ एक आयरन और एक निकल ही होते हैं जो आप डायरेक्टली आपका CO के साथ कंबाइन करके और आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं. दैट इज़ निकल कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा. सॉरी, ये जो आयरन है, आयरन इसके कार्बोनिल में साथ मिलके आपका बन जाएगा आयरन कार्बोनिल बना देगा. ठीक है. और जो निकल वाला है कार्बन के साथ मिलके आपका निकल कार्बोनिल बना देगा. ठीक है. तो आंसर विल बी द सी. आंसर विल बी द
सी। एक और चीज़ बोली जाती है कि कौन सा रिएक्ट करते हैं नेगेटिव फॉर्म में, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इवन वाला है। तो इवन एटॉमिक नंबर वाले ही क्या करते हैं, डायरेक्टली रिएक्ट कर देते हैं कार्बोनिल के साथ। नेक्स्ट इज 84, द मॉलिक्यूल विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैज़ अ लीनियर शेप बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। आप सबसे पहले हम सबके ड्रॉ करना पड़ेगा इसकी शेप्स वगैरह। सबसे पहले आपका क्या है, CO2। पहले हम CO2 को चेक करते हैं। आपको पता है इसकी शेप क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है। हैज़ अ लीनियर शेप, लीनियर शेप ये वाली चीज़ तो फुलफिल कर रहा है। क्या इसमें हम और क्या पूछा, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसको मतलब सब में चेक करना पड़ेगा कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके लोन पेयर देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस पे भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक ये लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ये लोन पेयर, कितने हो गए, 1 2 3 4। इसमें 4 लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 लोन पेयर्स क्या है इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं I3 की बात करूँ, इसमें भी क्या है, I3 लीनियर शेप है, ठीक है, लीनियर है। तो इसमें लोन पेयर देख सकते हो इसमें, और एक माइनस चार्ज बाहर है। तो आप इसके ड्रॉ करोगे ना, तो इस यहाँ पे हर एक के पास इतने मिलेंगे, इसके पास 3 होते हैं, इसके पास भी 3 होते हैं, ठीक है। तो इसके जो लोन पेयर्स होंगे वो होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके पास होते हैं 9 लोन पेयर, ठीक है, 9 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए। तो 4, इसके पास कितने हैं, 4 हैं, इसके पास कितने हैं, 9 हैं। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। NO2 को, NO2 आपको इसको NO2 माइनस की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेटा क्या होती है आपकी, एंगुलर होती है, वो आपकी एंगुलर होगी। और इसने पहले बोला हुआ क्या, लीनियर शेप। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव ये आपका लीनियर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ही स्टेबल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होगा आपके एक लोन पेयर, तो ये प्रेजेंट हो गया इसमें। एक लोन पेयर क्या हो गया, एक 1 2 3 और 4, इसमें भी क्या है, 4 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसमें भी क्या है, 4 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें 4 हैं, इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, 9 है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। हाईएस्ट द करेक्ट आंसर विल बी द बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85, ये आपका आता है इलेक्ट्रो से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको देख के वैसे ही छोड़ देना चाहिए, बाद में देखना चाहिए अगर आप श्योर हो तो। चलो सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे दे रखा है, गिवन है आपका सिल्वर और कॉपर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिल्वर बना रहा है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो E0 की वैल्यू दोनों की हमें गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज 1080 मिलीग्राम विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर पॉजिटिव एंड 635 मिलीग्राम विद रिस्पेक्ट टू कॉपर टू पॉजिटिव। इफ 0.1 milligram silver plus is left, solution is considered to be the complete deposition of silver positive the cathode potential so that no copper is deposited during the process is। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ई सेल निकालना है, ठीक है। किसका निकालोगे, एक बार तो सिल्वर का निकालना है, एक बार निकालना कॉपर का। तो पहले मैं कॉपर का निकाल के देख लेती हूँ, ठीक है। आपको ये जो रिएक्शन है ये एज इट इज़ लिखनी है, जो आपको गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है, और इसका E0 आपको गिवन है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, आपको क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591, नीचे n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने नंबर है, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, और लॉग ऑफ, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉपर 2+, ठीक है। आपका ये आ जाता है ना लॉगरिथम, ये क्या होगा आपकी, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या है, ये तो सॉलिड फॉर्म में, इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये किसमें आयनिक वाली स्पीसीज को लिया जाता है। तो आपकी एक ये वाली इक्वेशन बन गई।
अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कंसंट्रेशन किसकी चाहिए, कॉपर 2+ की, डाई पॉजिटिव कि इसकी मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। अब वो मैं कैसे निकालूंगी, अब देखो हमें दे रखा है 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, और कितना 635 मिलीग्राम विद रिस्पेक्ट टू कॉपर आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो अब लिख सकते हो, अब मैं इसका ई सेल निकाल सकती हूँ। ई सेल इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लेट इज लॉग, और ये हो जाएगा 1/635 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल इंटू 0.1 लीटर, ठीक है। जो ml में है उसको लीटर में कन्वर्ट भी करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह इसके जो यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। इसका यूनिट ऐसा होना चाहिए कि सारा कट कुट के आना चाहिए, क्योंकि ई सेल की वैल्यू आपकी वोल्ट में ही आनी है, और ये वोल्ट में है ही आपका 0.34। तो इसकी इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसके कैंसिल आउट हो जाए। तो इसका सोल्व करने के बाद जो ई सेल की वैल्यू आती है वो आती है 0.31 वोल्ट, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करने पे आपकी जो ई सेल की वैल्यू आएगी सिल्वर वाले केस में, वो आएगी आपकी 0.203 वोल्ट, ठीक है, 0.230 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वी हैव टू फिक्स कैथोड पोटेंशियल अबव द 0.31 वोल्ट। कैथोड इज डिपॉजिट एट द कैथोड, सॉरी कॉपर इज डिपॉजिट एट द कैथोड, क्योंकि कॉपर है आपका कैथोड पे डिपॉजिट होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, सी वाला आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो किस पे जाएगा, आपका कैथोड पे जाएगा। नेक्स्ट है आपका 86, ये आपका क्वेश्चन है, तो दे रखा है क्लस्टर है कंटेनिंग 8 कोऑर्डिनेटेड आरयू सेंटर द हाइड्रोजन एटम। इस टाइप के जो आपका कार्बोनिल आपको कोई क्लस्टर दे रखा है, तो आपको इसको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सबसे पहले काम है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसकी, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आयरन फैमिली से बिलोंग करता है। और ये आपका इस तरीके से अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कार्बोनिल कितने 18, 3 यहाँ लग गए, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 वाला हो गया। अब यहाँ पे ये CO है, ठीक है, यहाँ CO कार्बोनिल लगा हुआ है, CO, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब 2 हाइड्रोजन इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि वो 3 मेटल से लिंक्ड हो, 3 मेटल से क्या हो, लिंक्ड हो। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से हो गया और एक हाइड्रोजन इससे हो गया, ठीक है, 1 2 और एक इसके 3 से, ठीक है। तो अब देखो बोथ टर्मिनल, हाइड्रोजन एटम का टर्मिनल पे तो है नहीं, वन टर्मिनल पे तो कोई है ही नहीं। बोथ ब्रीजिंग बिटवीन 2, नो, क्योंकि बोथ ब्रीजिंग बिटवीन द 3 आरयू सेंटर्स, ट्रू। डी इज़ द राइट आंसर। देखो ब्रीजिंग कर रहा है एक इससे 1 2 3, ये ब्रीजिंग कर रहा है इसे 1 2 3 से, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन रिएक्शन द इंटरमीडिएट। हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन रिएक्शन में अब मतलब क्या देखना है, हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन रिएक्शन में आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसको पहले 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मतलब एक CO को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें होता है इंटरमीडिएट बताना है, फॉर्म्स आर एसाइल इंटरमीडिएट। तो इसका आंसर होता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिएक्ट विद H2 नो, मतलब पहला जो स्टेप होता है CO वही इंटरमीडिएट बनता है, फिर फर्दर आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट इज 88, द साइज ऑफ zirconium and hafnium आर सिमिलर।
ये लैंथेनाइड का है क्वेश्चन. साइज ऑफ ऑफियम इज अफेक्टेड बाय द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. Statement first and second are correct and it is the correct answer. The first one is the correct answer. 89. Consider the compounds. आपको 3 कंपाउंड दे रखे. The nuclear quadruple splitting are observed in. अब देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये है आपका आयनिक, ठीक है, और ये जो बाकी के जो 2 हैं ये है आपके कोवलेंट. जो कोवलेंट वाले होते हैं वो दिखाएंगे क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग, आयनिक वाला नहीं दिखाता, ठीक है. तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, बी और सी. बी और सी. एक और चीज़ है जो क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है आपकी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग होती है. उसके बाद है कंसिडर द 2 रिडॉक्स पेयर्स, ठीक है. 2 रिडॉक्स पेयर दे रखे हैं. द रेट ऑफ एक्सलेशन गोइंग फ्रॉम आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर मैकेनिज्म इज लोअर फॉर वन रिलेटिव टू सेकेंड. होमोलूमो. आपको सबसे पहले तो होमोलूमो का पता होना चाहिए. एक इस तरह से आप याद कर सकते हो एक फिगर, ये यो होमो एंड द लूमो, और यहाँ एग्जाम्पल्स कुछ आप इस तरह से, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए तो इजी रहता है. ये होगा सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार. अगर आपका दे रखा है क्रोमियम डाई पॉजिटिव और कोबाल्ट +3, और सिग्मा पॉजिटिव पाई स्टार, क्रोमियम डाई पॉजिटिव और Ru +3, और इसमें आ जाएगा पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, फिर पाई स्टार टू पाई स्टार. ये वेनेडियम +2, कोबाल्ट +3, वेनेडियम +2 एंड द Re +3. ये आप ध्यान रख सकते हो इससे. कैसे, जो ये होमो है ना, होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड. लूमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है. तो ये दिखाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार टू पाई स्टार. भाई इन दोनों का जो होमो होगा वो सिग्मा स्टार होगा और लूमो क्या होगा, सिग्मा स्टार ही होगा. तो इस तरह से आपको ये इजी रहेगा, आपको पूरा का पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर. बी इज़ द राइट आंसर. जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होते हैं उसमें ट्रांजिशन पाई स्टार टू पाई स्टार हो तो स्टेबल होती है, इनर में सिग्मा टू सिग्मा वाली होती है. नेक्स्ट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ आइसोमर शिफ्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर आयरन. आपको देखो TPP ये दोनों, ये क्या है, स्केयर प्लेनर में एग्जिस्ट करते हैं. एक आयरन F+2 है और एक Fe+3 है. यहाँ पे भी आइसोमर शिफ्ट जो डिपेंड करता है एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है. आयरन वाले केस में जिसमें जितनी ज़्यादा एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आइसोमर शिफ्ट उतना ही उसका क्या होगा, कम होगा. इनडायरेक्ट वे से मैं बोल सकती हूँ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देख सकते हैं. डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने क्या होगा, आइसोमर शिफ्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज 92. In the IR spectrum, the CO stretching frequency is observed as. ये CO कोबाल्ट है, ये मेटल है. मेटल और हाइड्रोजन के जो बीच की स्ट्रेचिंग है वो दे रखी है आपको 1840 सेंटीमीटर इनवर्स में, और आपसे पूछी हुई है मेटल और डी के बीच में, दैट इज़ ड्यूटेरियम, इन दोनों के बीच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला 1/2 पाई √k/μ. दैट इज़ द k इज़ द फोर्स कांस्टेंट, म्यू इज़ द रिड्यूस मास. तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 × m2 डिवाइड बाय m1 + m2. k क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है. फोर्स कांस्टेंट, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी. अब एक चीज़ देखो, अब देखो मुझे 2 दे रखे हैं, निकालना किसका है मुझे, डी वाले का, ड्यूटेरियम का, मेटल का और ड्यूटेरियम के बीच का, और H की वैल्यू दे रखी है COH की. तो मैं इन दोनों का रेशियो लिख सकती हूँ, ठीक है. जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख सकती हूँ, कोबाल्ट
मेटल और हाइड्रोजन के बीच में इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका जो रिलेशन आता है ये आता है 1/√2 होता है। ठीक है, COD ये आप सोल्व करके निकाल सकते हो। ये कैसे आया, आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये आ गया रिड्यूस मास, रिड्यूस मास निकाल लो पहले किसका, मेटल और डी का, और रिड्यूस मास निकाल लो कोबाल्ट और हाइड्रोजन का। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 1/√2। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1840, तो जाएगा 1840 डिवाइड बाई √2। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स। आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। द आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑप्शन इज द डी, डी इज़ द राइट ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसा क्यों, क्यों इसमें होता है JTD, जहाँ पे JDT आ जाती है दैट इज़ जॉन डॉलर डिस्टोर्शन, वहाँ पे ज्योमेट्री आइडियल नहीं रहती, मतलब डिस्टोर्शन आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रा एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ एसिड क्या कैसे करके देखोगे, आप देख सकते हो, इसको हाइड्रोलिसिस करके देख लो। ठीक है, जैसे हम पहले B2O3 को अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होगा, मुझे मिलेगा एक एसिड, कौन सा, ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज़ H3BO3। ये क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड। और आप देख सकते हो N2O5, N2O5 को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो क्या बनेगा, HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है ये, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और एक है, और मैं इसमें देख सकती हूँ SO3 प्लस वाटर, SO3 प्लस वाटर में क्या बन जाएगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मैं ये लास्ट P4O10 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, H3PO4 दैट इज़ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो अब देखो कितने मतलब मिल गया एसिड मिला 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर द गिवन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको गिवन है यूरेनियम। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आजकल रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में यूरेनियम कौन सा यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235, 233, 238 या बोथ, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो रिएक्शन है ना इसको ध्यान में रखना कि इनका एटॉमिक नंबर भी ध्यान में रखना, इनका मास भी ध्यान में रखना, कितने न्यूट्रॉन हैं वो भी ध्यान में रखना, 3 हैं 2.5 हैं। तो इस टाइप के ऊपर वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको देखो यूरेनियम का दे रखा है, बेरिलियम का दे रखा है, और ये क्रिप्टॉन का दे रखा है, न्यूट्रॉन का दे रखा है, और एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है। आपको ये चेंज भी करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट लास्ट में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी रिलीज्ड पर एटम निकालना है पहले तो, इज इक्वल टू डेल MC का स्क्वायर। ठीक है, C इज़ द व्हाट, C इज़ द वेलोसिटी। आप इसकी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, 3 × 10 की पावर, ये आप ले सकते हो 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अब बात आती है डेल M की, डेल M कैसे निकालोगे, ये आपको मास देखना है, ये मास दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मास दे रखे हैं ये, तो मास किसका, आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो मास है, इनको यूज़ करके आप डेल M की वैल्यू निकालोगे। आप तो उस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो डेल MC का स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 1.68 × 10⁻10, दैट इज़ ऑप्शन डी। प्लीज़ ध्यान में रखना 1 एटॉमिक मास, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज
96 क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड एट, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो रेट पहले बता देगी, सेकंड ऑर्डर है तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सेकंड ऑर्डर है। और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दे रखा है कितना, 400 सेकेंड। और इनिशियल प्रेशर बता रखा है इसने 250 टोर, 250 टोर। व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू निकालनी है। एंड हाफ लाइफ निकालना है, कब निकालना है, जब आपका जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 200 टोर। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों जो आपको गिवन है इन दोनों को यूज़ करके आप के निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिखो, उसमें पुट करो, के की वैल्यू निकालो, फिर आप दोबारा फिर वहाँ पे आप टी हाफ निकाल सकते हो। देखो ये जाएगा ऐसे ही, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में इन टर्म ऑफ प्रेशर की बात करूँ, -1/P0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT। तो यहाँ से मैं अगर मैं टी हाफ निकालूँ, टी हाफ कैसे आएगा, टी हाफ आएगा 1/K इंटू P0। तो आपको पता है यहाँ से हाफ लाइफ गिवन है, के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/400 इंटू इनिशियल प्रेशर कितना है 250। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके जो ये 250, इसको सॉल्व करके जो के की वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू आएगी 10⁻⁵ टोर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप टी हाफ निकाल सकते हो, के की वैल्यू कितनी 10⁻⁵, प्लीज़ यूनिट साथ में लेके चलना, इंटू 200। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड ये भी ऑप्शन हो गया, और वो कौन सा 10⁻⁵। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 97, फॉर एन इंजाइम catalyzed reaction a Lineweaver burk plot give the following data। आपको स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है इंजाइम की, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁹, दैट इज मोल। व्हाट इज द कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालनी है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखो सोल्व कैसे करोगे, आपको इक्वेशन यूज़ करनी है फ्रॉम द एंजाइम काइनेटिक्स। आपको पता है रेट होता है, रेट किसके इक्वल होता है, रेट इज इक्वल टू K2 दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये सबस्ट्रेट की होती है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस S0। ठीक है, अब इसको इन्वर्स भी कर सकते हो, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, डिवाइड बाय K2 E0 1/S0 प्लस में आ जाएगा आपका 1/K2 E0। ठीक है, फिर यहाँ से आप जैसे आपको स्लोप दे रखा है, जैसे स्लोप क्या था उस इक्वेशन में, स्लोप आ जाएगा आपका Km डिवाइड बाय K2 E0। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 40। तो यहाँ से Km की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ से Km की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, K2 E0 की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कर दो इसमें 2.5 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना दे रखा है आपको 40। तो यहाँ से आप Km इज इक्वल टू K2 और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, स्लोप आ गया। ऐसे आपका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है 1/K2 E0। ठीक है, इंटरसेप्ट कितना है 4 है, E0 की वैल्यू दे रखी है, इंटू इसको इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 2.5 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से आपकी K2 की वैल्यू आ जाएगी, K2 की जो वैल्यू आएगी आप इसमें यहाँ पे पुट कर दो K2 की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Km आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, Km आ जाएगा। और जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू K2/Km, K2/Km, ठीक है, K2/Km। जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी K2/Km। Km की वैल्यू यहाँ से आ गई, Km की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, K2 की यहाँ से आ जाएगी, दोनों को पुट करना, कैटालिटिक एफिशिएंसी आ जाएगी और इसका आंसर आएगा आपका C। उसके बाद है 98 क्वेश्चन है, द हाइड्रोजोनिक ऑर्बिटल विद रेडियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, आपको फॉर्म दे रखी है एक्सपोनेंशियल है -3 i/5। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो m की वैल्यू है, वो m की वैल्यू यहाँ पे है -3। अगर हम कंपैरिजन करें जर्नल इक्वेशन से, ठीक है, तो इसकी कितनी है -3, तो m की वैल्यू कितनी है -3 है, और यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू 4 है, और l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1, ये क्या हो गया 4 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर आएगा। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो स्कॉन्डेंसर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, अभी हमें ये क्या दे रखा है, 5 पार्ट दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 पार्ट जो होते हैं इज इक्वल टू 1/√2π e की +- आयोटा m5 होता है, ठीक है। और जो m है, m यहाँ पे एक इंटीजर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 होती है, ठीक है। और जो m है यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0। फ्रॉम द गिवन 5 पार्ट m कैन नाइदर बी, जो m है आपका +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। फिर हम हर एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। उसके बाद है 99 क्वेश्चन, फॉर एन असेंबली of molecules at temperature T, standard deviation of Maxwell speed is approximately। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √ माइनस, ये स्पीड्स होती हैं अलग अलग टाइप की, अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर। तो ये इसमें पहले वाला जो होता है ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर RMS जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और ये एवरेज वेलोसिटी है, इसका वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी वैल्यू होती है 3RT/m, और इसकी वैल्यू होती है एवरेज की 8RT/πm, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है आपका 0.7 √RT/m, ठीक है। तो 0.7 एक ये है, तो आपका फर्स्ट वाला RT/m। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, आप इसमें ध्यान में रखना कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्पीड है, या खाली हम स्पीड वाली की भी लिखा जाता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √ टेम्परेचर से, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √ टेम्परेचर से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका टेम्परेचर से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ आप ध्यान में रखना। तो ए इज़ द फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 100th क्वेश्चन, द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल ऑफ अ सिस्टम आर, ये क्वांटम का क्वेश्चन है। द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट इन प्रेशर ऑफ परटर्बेशन वी फॉर द, आपको दे रखी है ग्राउंड स्टेट, ये 0 ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से आपकी एनर्जी दे रखी है, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो ये है सेकंड ऑर्डर परटर्ब फॉर nth ऑर्डर, तो आपकी इसको इक्वेशन पता होनी चाहिए सेकंड ऑर्डर परटर्ब इक्वेशन में। तो ये होगा समीशन m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है, और ये होता है इस तरह से इक्वेशन होती है इसकी, ये हैमिल्टोनियन, और ये आपका इस तरह से इक्वेशन है E0 n - E0 m।
जो मेन है, मेन वो है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन होगा सॉल्व, आपको इक्वेशन ही पता होना चाहिए। 0 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय E0 माइनस E1 प्लस 2 0 स्क्वायर E0 माइनस 2। ये पहले ही आएगा ग्राउंड स्टेट वाला, फिर ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको वैल्यू दे रखी है आपकी 2, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय A0 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस E0 की वैल्यू 2, यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, यह आ जाएगा क्या प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4 दैट इज 16 डिवाइड बाई 0 माइनस में E2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा -6 आएगा। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। यहाँ मिस्टेक है, माइनस आएगा, तो आंसर आएगा इसका -6। नेक्स्ट इज 101 गिव द, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। करेक्टर टेबल दे रखी है C3 पॉइंट ग्रुप की, और आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है। इट्स रिड्यूसिबल कंपोनेंट्स आर, रिड्यूसिबल कंपोनेंट्स बताने हैं। तो आप निकाल सकते हो हर एक का, जैसे A1 का निकालोगे 1/n होता है, जितने ऑर्डर होते, कितने ऑर्डर कैसे होते 3 2 5 और 1 6, और फिर हर एक का वैल्यू के निकाल के देखोगे आप, तो 6 × 1 A1 वाले की इसको कंसिडर करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस में ये, और जो आपके ऊपर दे रखे जैसे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस, फिर ऐसे इसको करेंगे 3 × 1 × 0 दैट इज़ 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 6, देर ये क्या आ जाएगा 2। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें A1 क्या है 2 है, तो वो आपका है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो A1 इज़ द करेक्ट। ऐसे ही सबको चेक कर सकते हो आप, 2 का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो। उसके बाद है 102 रेफर टू द करेक्टर टेबल ऑफ द पॉइंट ग्रुप C3 विद पॉइंट गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज़ फॉरबिडन। आपको बताना है कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है। अब देखो ये ना जो ट्रांजिशन बतानी होती है, इसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देखते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 एनर्जी स्टेट दैट शुड ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मैं बात करूँ A1 × A2, इनका जो प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा इज इक्वल टू A1 है, और जो ट्रांजिशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस हो रही है, इसका मतलब अलाउड है। और अगर आपका ये इसी को लेके चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन को, मतलब ये अलाउड है। उसके बाद अगर A1 × E है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E आ जाएगा, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तो भी अलाउड है। अब ये क्या A2 × E है, तो ये भी अलाउड है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में हो रही है ट्रांजिशन। फिर बात आती है डी वाला को, A1 × A2, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2, ये अलाउड नहीं होती, नॉट ट्रांसफॉर्म एक्स वाई और जेड, दैट इज़ अ फॉरबिडन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ द 103। ये तो बहुत सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन बतानी है GD की। आप वेयर एज दैट ऑफ GD+, तो आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन S में से ही निकलेंगे, तो जिसमें S नहीं है तो ऑब्वियसली D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 104 द पॉसिबल J वैल्यूज़ फॉर D3 टर्म सिम्बल्स आर। तो आप जैसे D3 दे रखा है, सबसे पहले तो 2s + 1 इज इक्वल टू 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हो। जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, दैट इज़ 2, दैट इज s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। l की वैल्यू निकाल सकते हो, l की वैल्यू आप यहाँ जैसे 1 2 3, ये होता है s के लिए, ये p के लिए, ये क्या है d के लिए।
तो एल, ये एल है, एल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 2। तो जे आप निकाल सकते हो एल प्लस एस से लेके अप टू एल माइनस एस, पहले पुट करना और आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 3 2 1 और कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 3, बी इज़ द राइट आंसर। उस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105 द एनर्जी लेवल फॉर साइक्लोब्यूटाडाइन। एनर्जी ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन की जो डी लोकलाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है आपकी 0। ध्यान में रखना इसकी डी लोक एनर्जी क्या होती है 0। द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो हम बात कर रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन की, अगर आपके पास आ जाता है सिस ब्यूटाडाइन, क्या आ जाता है सिस ब्यूटाडाइन, तो उसकी डी लोकलाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.42 बीटा, 0.42 बीटा। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करना, सॉल्व करने का भी तरीका है इसमें, लेकिन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो डी लोकलाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है साइक्लोब्यूटाडाइन की 0 होती है और सिस ब्यूटाडाइन की क्या होगी 0.42। थैंक यू।